तो अब हम ये देख रहे थे लास्ट कि जो आपका फ्री कंसेंट के बाद कैपेसिटी टू पार्टीज देख रहे थे, तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मीन्स क्या कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 3 चीज़ें मेनली जहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। पहला ये कि ये क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। एज ऑफ मेजोरिटी मीन्स 18+ होना कंपलसरी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब क्या उससे छोटे जो है 18 नहीं है, माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब कर सकते हैं जब उनके बेनिफिट के लिए हो, है ना। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उनका फायदा हो रहा है, उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं आ रही है, ऑब्लिगेशन नहीं आ रही है, सिर्फ क्या मिल रहा है, राइट, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों है, इसके पीछे बेस क्या है, वो नेचर नहीं समझते कॉन्ट्रैक्ट का, तो उनको कोई भी बेवकूफ बना के क्या कर सकता है, फायदा उठा सकता है ना। तो ये दूसरा है कि साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मीन्स व्हाट, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो है कैसे होना चाहिए, साउंड माइंड के होना चाहिए, आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप ड्रंकन ना हो, ठीक है। जो इंटॉक्सिकेशन होता है, ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद भी आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर नहीं समझ पाते। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिए किसी ने, तो वो समझ नहीं पाएगा, उससे जो बोलेंगे वो करेगा। कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो कंट्रोल में नहीं होता है। तो अगर ओवर ड्रिंक है तो वहां पे भी क्या होता है, अनसाउंड माइंड में मानते हैं उसे। या फिर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, गजनी मूवी देखी आपने, है ना, कि कभी कभी क्या होते हैं, वो साउंड माइंड होते हैं और कभी कभी अनसाउंड, कभी उन्हें याद रहता है कि वो क्या कर रहे हैं और कभी याद रहता है नहीं। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब ये साउंड माइंड है, ठीक है। जो टर्मिनल में होते हैं, जो कभी कभी होते हैं, ठीक, तो जब वो ठीक है, जब वो समझ पा रहे हैं कि वो कौन है पर्सन, अपने आइडेंटिटी, और इससे क्या होगा, मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, मेरी चीज चली जाएगी, वो नेचर समझ पा रहे हैं, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, आपका साउंड माइंड होना जरूरी है। तीसरा है नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको डिस्क्वालीफाई लॉ के द्वारा नहीं किया हो। कब करता है, इंसॉल्वेंट समझते हैं आप, दिवालिया घोषित क्या होता है, हाँ, जिसके पास सारी चीजें, जो जो भी था सब कुछ सेल हो चुका है, अब उसके पास और जो है देने के लिए कुछ भी नहीं है, और कर्जा उसके ऊपर अब भी है, ठीक है। तो वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ नेसेसिटी है, पहनने के कपड़े और बर्तन। तो तब उस पर्सन को भी कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन यहाँ पर नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो ये क्या देखा हमने, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीजें होगी, क्या होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए, दूसरा है साउंड माइंड होना चाहिए, तीसरा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ठीक है। ये डिटेल में वही है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे फोर्थ, कंसिडरेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, हमने देखा था कैसा होना चाहिए, लॉफुल, तो वही डिटेल में है। अब इसी के लिए एक लैटिन टर्म है क्विड प्रो क्यो, ठीक है। अब ये जो है इसका मीन्स क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। मतलब कंसिडरेशन को ही हम लैटिन टर्म में बोल रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। मतलब दोनों पार्टीज को, आपको और मुझे क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बिना उसके भी होता है, वो हम सेक्शन 25 में देखेंगे। एक ही है एक्सेप्शन, बाकी आप सभी केसों में समझो कि बिना कंसिडरेशन के क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक ही जगह है सेक्शन 25 में जहाँ बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसकी खूब मतलब वैल्यू जितना ही हो, अगर आपको मैं अपनी कार 10 रुपए में सेल करती हूँ, तो ये कंसिडरेशन होगा या नहीं होगा। अब प्रॉफिट क्या है, ये लॉ नहीं देखता, कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कितने में दे रही हूँ, उसके वैल्यू जितने में सेल कर रही हूँ, यानी इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। समथिंग इन रिटर्न, इट मीन्स व्हाट, कुछ तो वैल्यू दी हो। अब 10 रुपए भी वैल्यू रखते हैं, हाँ, वो उस केस में जब मैं केस करती हूँ बाद में जाके कि आप लोगों ने क्या किया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था या फिर कोर्जन किया था,
मुझे शूट करने की धमकी दी थी इसलिए मैंने 10 रुपए में सेल किया। तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा, कंसिडर करेगा कि हाँ इसने 10 रुपए में तो कोई भी अपनी कार नहीं बेचेगा, तो ये अंडर इन्फ्लुएंस हुआ होगा, ये चेक करने के लिए ठीक है, पर कंसिडरेशन नहीं है ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब वैल्यूएबल होना चाहिए इन द सेंस ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट प्रॉफिट बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। मैम पर जिसने गन पॉइंट करे उसने कोर्ट में बोल दिया मैंने गन पॉइंट नहीं करे तो प्रूफ किया जाएगा ना, कब हुआ क्या हुआ, अब उसके लिए तो सारे एविडेंसेस, वो लंबा केस है ना, वहां पे चेक किया जाएगा कि क्या हुआ था, आपने किस प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया, विटनेसेस के सामने किया जाता है, उनकी साइन होती है, तो वो लोग वहां मौजूद थे क्या, या बाद में साइन करवा ली आपने ले जाकर, सारी चीजें चेक करेंगे। अगर वो लोग मौजूद थे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपके सामने गन पॉइंट पे हुआ है, वो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए जो कि वैल्यूएबल हो, कंसिडरेशन, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट प्रॉफिट और बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ए एग्रीज टू सेल हिज बुक्स फॉर बी फॉर 100 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्रॉमिस करता है पे करेगा 100 रुपए, तो ए के लिए वो जो है बुक, एक के लिए बुक कंसिडरेशन हो गई, दूसरे के लिए क्या हो गई, 100 रुपीज पैसे हो गए, ठीक है। अब कंसिडरेशन के बाद हम देखेंगे लॉफुल कंसिडरेशन, जनरल देख लिया, तो लॉफुल कंसिडरेशन मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सेक्शन 23 में बताता है, सेक्शन से एकदम से आप सोचो सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड है। हमने सेक्शन 2 में डेफिनेशंस देखी थी, उसके बाद अभी कनेक्ट में है, तो सेक्शन 23 क्या बताता है आपको, कि आपका ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट का वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल, ठीक है। तब बोलेंगे हम कंसिडरेशन लॉफुल है, तो ये बोल रहे हैं कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल, वो तब नहीं होगा लॉफुल, एग्रीमेंट और कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट तीनों ही, जहां पर ऐसी कोई चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध, मतलब लॉ ने वो करने का आपको मना कर रखा है, जैसे मैं बार बार एग्जांपल से याद दिला रही हूँ आपको, वेजरिंग है ना, सट्टा, जो लॉ ने क्या कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, ड्रग्स सेल करना मना कर रखा है, अब आप ऐसी चीजों पे क्या करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो एग्रीमेंट भी आपका क्या नहीं है, लॉफुल नहीं है, और जब वो एग्रीमेंट नहीं है और जब ड्रग्स दे रहे हो, तो एक को ड्रग्स मिल रहा है एक को पैसे, तो पैसे वाले का तो ठीक है चलो है, पर किसके बदले में दे रहे हो, ड्रग्स, तो जिसे ड्रग्स मिल रहा है वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो लॉफुल ये बोल रहे कब कब नहीं होगा, जब वो ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, और इट सच वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, या फिर किसी लॉ में कुछ चीज लिखी है उसके खिलाफ जाके आप कुछ कर रहे हो, तो वो भी क्या नहीं होगा, आपका लॉफुल नहीं होगा, क्या कर रहे हो आप, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, मीन्स व्हाट, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है कि आपको ये इतने टाइम में ही करना है, ऐसी चीज का नहीं कर सकते, आपका आगे देकर रखा है एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, मतलब मैं आपसे अगर ऐसा एग्रीमेंट करूं कि आप ड्रेसेस सेल नहीं करोगे, तो ये वॉइड है, आप किसी को क्या नहीं कर सकते हो, ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी पूरी जिंदगी आप शादी मत करना, तो ये भी क्या है, वॉइड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ देकर रखा है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस में, तो अब अगर आपसे मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ तो क्या होगा, तो वॉइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो डिफीट कर रहा है प्रोविजंस ऑफ लॉ, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि आप ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आप इट इज फ्रॉड्यूलेंट और इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, आप ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लो, मैं आपको बोलूं कि आप जाके जो है बी की प्रॉपर्टी में आग लगा दो तो मैं आपको पैसे दूंगी, आप या तो उसकी प्रॉपर्टी में या फिर उसको शूट कर दो तो पैसे दूंगी, तो किसी इंसान को, हाँ, इलीगली के लिए वो समझा रहे, किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो भी आपका क्या होगा, वॉइड होगा, या फिर कुछ इमोरल काम करने को बोलते हो, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक की उनकी क्या है पॉलिसी के खिलाफ होगा, वो चीज करने से, रोड पे आप किसी को बोल रहे हो किसी से जाके झगड़ा करो, बैड वर्ड्स बोलो, कुछ उल्टे काम करो जो इमोरल है, तो ऐसी चीजों के भी खिलाफ क्या नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट
अगेंस्ट बी। ए क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि वो ड्रॉप कर देगा, मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगा अगर फॉर रॉबरी, एंड बी प्रोमिसेस टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन। तो अब ए ने क्या किया है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ रॉबरी। अब ये जो रॉबरी शब्द है पहले ये समझो तो समझ आएगा आपको। एग्जाम्पल, रॉबरी मतलब होता है आप किसी इंसान की चीज क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। चोरी तो सिर्फ थेफ्ट होता है, फिर रॉबरी क्यों लिख रहे हो? तो रॉबरी के साथ जब सॉरी थेफ्ट के साथ जब आप फोर्स यूज करते हो, चोरी करके भाग रहे थे और आपको देख लिया किसी ने, तो आप उसको धक्का मार दिया, शूट करके चले गए, तो आपने चोरी तो की और क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स यूज किए, तब वो बनता है आपका रॉबरी। तो आप रॉबरी कर रहे हो, ठीक है, आपने रॉबरी करके कुछ सामान लिया, मैंने बोला आप सामान मुझे वापस दे दो और मैं आपके खिलाफ रॉबरी का केस नहीं करूंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये इलीगल है, क्योंकि रॉबरी की उसका केस ना करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने आप में क्या है, मना है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉइड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। आया ये एग्जाम्पल के रिपीट करूं, पीछे आपको आया समझ? इसके बाद ये 15th वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल 15, ए एग्री करता है सेल करने के लिए उसका घर बी को, ठीक है, 100 kg कोकेन के बदले। तो अब यहाँ पे ड्रग्स है, तो देख ही रहे हम इतनी देर से कि क्या होगा, वर्ड है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट वाला देख रहे हैं पॉइंट, जहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अभी बताया था कि कोई ऐसी चीज जिसको पहले से ही किसी लॉ में लिख रखा हो कि वॉइड है, वो आप नहीं करेंगे। एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी, ठीक है, नॉट बी द लॉ डिक्लेयर्स इधर इलीगल और वॉइड, दोनों चीजें। किसी चीज को आपने बोल के रखा है इलीगल है, वो भी नहीं करना, और वॉइड। इलीगल और वॉइड में अंतर क्या है? इलीगल मतलब मैम कि मतलब उसको लॉ नहीं मना कर रहा, तो वॉइड मतलब वो अपन अपने मन से भी कर रहे हैं और वो बाद में, अभी मैंने बताया था वॉइड हो जाता है, जैसे कि वॉइड हाँ वॉइडेबल। वो, ठीक है। तो एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ के अंदर ही क्या लिखा है कि वो निषेध है, आप नहीं कर सकते। और अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल अफेक्ट्स, जिसके ऊपर लीगली अफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज। अब क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ करती हूँ कि आप शादी नहीं करेंगे जिंदगी भर तो मैं आपको 5 लाख दूंगी, इलीगल है क्या? नहीं, ये वॉइड है, इलीगल नहीं है। इसके लिए जेल हो जाएगी क्या अगर मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपके साथ? नहीं, जेल नहीं होगी, ठीक है। ये नहीं, कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा एग्रीमेंट आप करते हो तो एनफोर्सेबल नहीं होगा। आप जाके अगर आपने जिंदगी भर शादी नहीं की और मैंने 5 लाख भी नहीं दिए तो आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट नहीं दिलाएगा आपको 5 लाख, ठीक है। हम पढ़ रहे सिविल लॉ, लॉ 2 प्रकार के होते, क्रिमिनल और सिविल। तो क्रिमिनल लॉज के अंदर जेल पहुंचाते हैं, सिविल लॉज में कभी भी जेल नहीं लेके जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलता है, कंपनसेशन, पैसे मिलते हैं और आपकी भरपाई करते हैं। इनके पीछे लॉज बनाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये कि ये जो लॉज है उसके थ्रू एक ही चीज होगी, आपकी भरपाई होगी जितना नुकसान हुआ है, ठीक है, आपको उसी स्टेज पे ला देंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो यहाँ जेल नहीं पहुंचाते। और फिर भी इलीगल और वॉइड में डिफरेंस ऐसे क्रिएट करो कि जो इलीगल चीजें हैं उसके लिए आपको सजा भी मिलेगी और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, पर जो वॉइड है उसके लिए ऐसा नहीं है। बस वॉइड जो है जिसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते, आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट आपका हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। ये आ गया समझ कि आपका इलीगल एग्रीमेंट्स कौन से होंगे, विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और अवॉइड एग्रीमेंट्स इज वन जिसके पास विदाउट एनी लीगल अफेक्ट्स, जिसमें लीगल अफेक्ट्स नहीं हो सकते, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। इसका एग्जाम्पल है थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। दो चीजें, या तो आप ये कर रहे हो कि मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, या किसी के खिलाफ क्या है, मानहानि वाला, डिफेम करने वाला उसकी, है ना, स्टेटमेंट को पब्लिश कर रहे हो। और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विच अपोज टू पब्लिक पॉलिसी,
ठीक है, या फिर आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, या इलीगल नेचर का है, तो ये सब क्या होंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इन्होंने सिमिलरली बताया एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी क्या है, वर्ड एग्रीमेंट्स के एग्जांपल्स है, ठीक है, ये अभी मैंने बताया था। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये सारे हमने समझ लिए हैं जो कि सेक्शन 10 में क्लियरली स्पेसिफाई है, आपको दिए हुए। अब इसके अलावा जो है कुछ ऐसे जो सेक्शन 10 में देकर नहीं रखे हैं आपको, पर सेक्शन 10 में ही इंक्लूड होने चाहिए थे, क्योंकि हमने पढ़ा है एग्जॉस्ट सेक्शन नहीं है। तो क्या क्या और चीजें होनी चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंट टू क्रिएट लीगल इंटेंशन होना चाहिए रिलेशनशिप में, और फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, जहाँ पे जरूरत है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो रिटर्न हो, सारे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना कंपलसरी नहीं है, ये माइंड में आप क्लियर रखें, ठीक है। क्या नहीं है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, पर जहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है वहाँ पे आपको वैसी फुलफिलमेंट करनी है, जो टाइम पे बोला था उसी टाइम पे जाके आपको फुलफिल करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो है लीगल फॉर्मेलिटीज। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, तो हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि क्लियर लिखो, रेड कार, हॉर्स तो कौन सा वाला, फास्टेस्ट ब्लैक हॉर्स, है ना, वो क्लियर होना चाहिए। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है जो पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल चीज़ों के मत करो। शादी वाला भी, या इम्पॉसिबल चीज़ें कुछ ऐसी जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, चांद तारे तोड़ने वाली उस दिन बोल रहे थे ना, एग्जाम्पल याद कर लो उसको तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये है, इसको थोड़ा सा डिटेल में एक आध केस लॉ से देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। 2 पार्टीज होना चाहिए, एक नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट, इसका वो देख लेते हैं हम कि सेलर और बाइंग के लिए एक बायर होना चाहिए, सेलर 2 डिफरेंट पर्सन होना चाहिए, एक ही खुद को नहीं बेच सकता, ठीक है। इसका केस लॉ देख लेते हैं हम, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, ठीक है। अब 2 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स जब डिसोल्यूशन हो रहा था पार्टनरशिप का, ख़त्म कर रहे थे वो, तो जितने भी एसेट्स होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो सेल करके पैसे ले रहे थे, तो इसके ऊपर इस सेल पे क्या लगा रहे थे, सेल टैक्स ऑफिसर्स टैक्स लगा रहे थे। तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो कर रहे थे ये सेल नहीं था, ठीक है, जॉइंट ऑनर थे, दोनों पार्टनर्स थे, तो यहाँ पे सेलिंग बाइंग नहीं हो रही थी, वो दोनों ने एसेट जब बांटी आपस में, तो सेलिंग नहीं है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? दूसरा हमने देखा कि इंटेंशन कैसा होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन का होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक जो घर में आप दिन भर करते हो फादर वाला हो गया, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है हम इस केस के द्वारा देखेंगे, बालफर वर्सेस बालफर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी याद कर लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, एक हस्बैंड होता है, वो बाहर जाता है अपनी वाइफ के साथ, अब जब वो बाहर जाता है अपनी वाइफ के साथ घूमने, तो वहाँ पे छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होती है, उसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अब जब वो बीमार होती है तब क्या बोलते हैं डॉक्टर्स कि इनको आप ऐसी हालत में वापस लेकर नहीं जा सकते इंडिया, आउट ऑफ कंट्री जाते नहीं ले जा सकते। हस्बैंड की जॉब होती है वापस, तो बोलता है मैं जा रहा हूँ, आप ठीक होके आ जाना वाइफ को, और मैं तब तक आपको क्या पहुँचा दूंगा, खर्चा मेंटेनेंस दे दूंगा। अब हस्बैंड यहाँ आता है, उसके बाद कुछ महीने तो वो देता है, फिर उसके बाद उनकी हो जाती है लड़ाई, क्लैशेस, क्लैशेस होने के बाद हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता है, तो वाइफ जो है वो कहाँ जाती है, कोर्ट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखा जाता है कि इंटेंशन कैसा था, क्रिएट करने का था या नहीं था, तो यहाँ पे नहीं था इंटेंशन, क्योंकि एक जनरल वो बोल के आया था, उसने ये नहीं सोचा था कि मैं नहीं दूंगा तो बिल्कुल कोर्ट चली जाएगी, कोई भी हस्बैंड वाइफ को बोलेगा ही ठीक है तुम यहीं रहो मैं दे दूंगा पैसे, पर यहाँ उनका इंटेंशन कैसा नहीं था कि कोर्ट, क्या उनने सोचा था कि नहीं देंगे तो चले जाएंगे क्रिएट करते समय, नहीं, तो यहाँ पे उनका इंटेंशन नहीं था, इसीलिए ये कैसा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं,
लेखपाल प्रॉमिस करता है 5 लाख रुपए उसके बेटे को देने का, ठीक है, अगर वो सीए के एग्जाम में पास हो जाता है तो 5 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है। लेखपाल फिर बहुत मेहनत तो कर ही ली होगी पास होने के लिए, वो पास हो भी गया, पर अब वो पैसे मांग रहा है, नहीं दे रहे पिताजी। ये तो हर बार होता है, सबकी बीती हुई। तो ठीक है, ये भी आपका कैसा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्या हो गया, काश लीगल होता, यहाँ पता भी चल जाता तो लगा भी देते हैं ना केस। करना क्या था इतने पैसों का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए सो गुड्स टू बी, ए अपने गुड्स बेचता है बी को इस कंडीशन पे दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 days। हियर ए इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद बी। ए ने क्या किया, बी को सामान बेचा और ये बोल कर बेचा कि आप मुझे इसका सामान का गुड्स के पैसे कितने दिन में दे दोगे, 30 days में, और वो नहीं दे पाते हैं पैसे वापस। तो पर इंटेंशन तो पहले ही था ना कि पैसे नहीं देगा, तो सेल कर रहा था तो कि मैं कोर्ट जाऊंगा, पैसे तो लेगा ना इंसान जो सेल कर रहा है। तो यहाँ कैसा इंटेंशन था, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसीलिए ये एनफोर्सेबल है, वो कैन सू। SUE मतलब सू करना, केस लगाना, आप उसके खिलाफ केस लगा सकते हैं, वाद ला सकते हैं, सू करना, ठीक है। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ सर्टेन केसेस। अब कुछ केसेस मैंने बोला था आपको कि रिटर्न होना कंपलसरी है, तो वहां पे आप अदर फॉर्मेलिटीज भी करेंगे। मींस अ कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न और ओरल या स्पोकन एक ही बात है ना। तो बोलकर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप और लिखकर भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो ये। पर जहां पे जरूरी है कि रिटर्न होना है, वहां पे आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। लीगल इफेक्ट के लिए कोई डिफरेंस नहीं है रिटर्न और ओरल में, दोनों वाले कॉन्ट्रैक्ट पे आप केस कर सकते हो, ठीक है। पर इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अदर फॉर्मेलिटीज जरूरी है, वहां पे कंप्लाई की जानी चाहिए। जैसे कि पार्टनरशिप है आपकी, तो पार्टनरशिप जब आप करते हो तो लिख कर बनाते हो कि प्रॉफिट कितने % में बटेगा, कैपिटल कौन कितनी लगा रहा है ना, क्लियर रखेंगे ना स्टार्टिंग में, वरना प्रॉफिट के टाइम फिर 50%, आपने 30% की कैपिटल लगाई थी, 70% अदर पार्टी ने लगाई थी। तो इसलिए आप क्लियरिटी के लिए उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोल रहे हैं, क्या करोगे, रिटर्न रखोगे। ओरल तो आपके दिन भर चलते हैं जोमेटो और सारी चीजों से। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस जो कराते हो, क्लियर है, इंश्योरेंस क्या होता है, अलग अलग चीजों के इंश्योरेंस होते हैं कि अगर कोई एक कंडीशन दे दी जाती है, हाँ हाँ, ठीक है, तो उसके लिए होता है। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं कि ये रिटर्न होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो रिटर्न नहीं होगा तो आप उसको कैसे एनफोर्स कराओगे, क्या कंडीशंस थी, कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं आप, तो रहता है कि ऑलरेडी कोई बीमारी ना हो जिस चीज़ का करा रहे उससे रिलेटेड, तो रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, वरना ये एनफोर्स नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे ज़रूरी हो कराएंगे, फोर्थ वाला कैपेस सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर सर्टेन होना चाहिए, स्पष्ट रूप से चीज़ें लिखी होनी चाहिए, वैग और इंडेफिनेट ना हो, ठीक है। अब वैग और इंडेफिनेट ना हो से आपका क्या मतलब है, वही अपना एग्जाम्पल से याद रखो कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, कौन सी पता नहीं है, ठीक है। आपकी 3 सिस्टर्स है, लड़का गया, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, कौन सी वाली लड़की से नहीं पता, क्लियर नहीं है, बाद में अनपोर्च कराने का बोल रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल्स। अब उसकी ऑयल की क्या थी, फैक्ट्री थी, वो ऑयल बना रहे थे, इंडस्ट्री थी। अब वहां पे वो हर प्रकार का बनाते थे, कोकोनट ऑयल से लेकर सारे। तो इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ आपके साथ कितना, 100 टन्स ऑयल खरीदने के लिए। अब कौन सा ऑयल, ये क्लियर दिया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या है, सर्टेन नहीं है,
व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, ये नहीं पता, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर, क्योंकि सभी का प्राइसेस अलग रहेगा। क्लियर है? सबका प्राइस अलग है, तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा ऑयल? आप ये बताओ ना कि मुझे वही वाला चाहिए, तो यहाँ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। XYZ लिमिटेड एग्रीज टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए। अब ये जो XYZ है वो जो है लीज, ये जो शब्द आप नया देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या होता है? लीज पे देना, पट्टा सुना होगा हिंदी में। आप रेंटर जो होते हैं टेनेंट्स, तो किराए पे देते हैं, तो किराए पे आप कितने मंथ के लिए देते हैं? 11 मंथ्स के लिए आपका एग्रीमेंट होता है। फिर से 11 मंथ बाद क्या होता है? वो रिन्यू होता है। पर जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए कोई प्रॉपर्टी, जैसे 100 साल, है ना, तो ऐसे टाइम के लिए जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप देते हैं रेंट पे, उसको हम लीज बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए किराएदार आ रहे हैं और लीज लंबे समय के लिए दे दिए। कॉलेजेस जितने भी खुद के उस प्लेस पे नहीं बनाए लैंड्स पे, वो सब लीज पे लेते हैं, क्योंकि 1 साल के लिए लिया, अगले साल अगर नहीं दिया तो क्या होगा? आपने कॉलेज बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, पैसे लगाए, सारा नुकसान तो लीज हो जाता है। तो यहाँ XYZ लिमिटेड जो है एग्री करते हैं मिस्टर ए को इनडेफिनेट ईयर्स के लिए। अब कम से कम कुछ तो ईयर्स फिक्स करो, आप कितने साल के लिए दे रहे हो रेंट पे, लीज पे, है ना? कितने? 100 साल, 150 साल? आप इंडेफिनेट कर दोगे तो कैसे पता चलेगा कब खत्म हो रहा है आपका? तो यहाँ पे भी क्या है, पीरियड फिक्स नहीं है, इसलिए क्या है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है? अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो जो पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल चीजों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट मत करो। ठीक है, शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल नेचर का हो। ठीक है, बी एनफोर्सेबल, इम्पॉसिबल एक्ट नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एग्री विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अब आप सोचो, ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है वो कि मैजिक से क्या करेगा? खजाना ढूंढेगा। तो ये एग्रीमेंट क्या पॉसिबल है? तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमने ये भी देख लिया सेक्शन 10 में क्या क्या एसेंशियल्स है, और जो नहीं देख के रखे हैं वो भी हमने देख लिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तक कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम ये जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले तो पहला है वैलिडिटी के बेस पे देखेंगे। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी, दूसरा फॉर्मेशन और तीसरा परफॉर्मेंस। एक एक देखते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैलिडिटी पे देखेंगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो हम देखेंगे। तो एग्रीमेंट विच आर बाइंडिंग एनफोर्सिएबल इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर आपके पास एनफोर्सेबल कराने के लिए क्या हो, बाइंडिंग हो, आप कोर्ट में जा सको, तो वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉमन अभी हमने पढ़ा। अब इसके जो है एसेंशियल एलिमेंट्स भी कुछ दे के रखे हैं, तो हम देखेंगे। पहले एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो ए आस्क बी इफ ही वांट टू बाय हीज बाइक फॉर 10,000, बी एग्रीज टू बाय बाइक, इट इज एग्रीमेंट विथ एनफोर्सेबल बाय लॉ। इजी है। ठीक है, तो ए ने बोला कि आप मेरी बाइक खरीदोगे 10,000 में, और बी ने एग्री कर दिया कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि आप इसके लिए अगर वो नहीं देता है 10,000, या बाद में बाइक खरीदने से मना कर देता है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। बेचने वाला भी मना करता है तब भी जा सकते हो। इसलिए किसी को ऑफर देने से पहले सोचना। आपने ऑफर दे दिया, बाद में डिनाई नहीं कर सकते, प्रॉमिसरी एस्टॉपल लग जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब हमने डेफिनेशंस जब देखी थी, सेक्शन 2E तक एग्रीमेंट हो गया था, I J
छोड़ के एच पे आए थे, है ना, बीच के, क्योंकि वो सीक्वेंस से नहीं तो कुछ चीजें अलग से जुड़ती है, इसलिए मैंने तब नहीं पढ़ाई थी। सेक्शन 2J ये बताता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीजेस मतलब ये बाद में हो रहा है ना, बाय लॉ बिकम्स वॉइड। ये इसका मतलब ये सीज मतलब अब आप नहीं कर सकते। तो आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो वैलिड था। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपको बताया था मैरिज हॉल, है ना, कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम वहां पे मैरिज करेंगे, वो कैसा था, वैलिड था। आपका सोचा था आपने कि करोगे और तब उसने भी बोला था, पर अब वो जैसे ही वहां पे आग लगी और मैरिज हॉल क्या हो गया, जल गया, तो वॉइड हो गया, क्योंकि अब वो सीज हो चुका है, उसको कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता। कैसे करोगे जब वो बना हुआ ही नहीं है, तो वहां शादी कैसी होगी। तो सीजर्स टू बी एनफोर्सेबल हो गया, अब इसको हम लागू नहीं कर सकते। वैसे ये क्या बन गया है, वॉइड बन गया है। व्हेन इज सीजर्स टू बी एनफोर्सेबल, दस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन which cannot be enforced by contract law। जैसे ही वो हो गया एनफोर्स करने के लिए सीज, मतलब वो खत्म हो चुका है, अब नहीं हो सकता कंप्लीट, वैसे ही क्या हो गया है, ये कोर्ट के द्वारा ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स एग्रीज टू राइट बुक विथ अ पब्लिशर, ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज विद एन एक्सीडेंट। तो हो ही नहीं सकता। क्या किया, एक राइटर ने बोला कि मैं अपनी बुक लिखूंगा और पब्लिशर को बोला कि आपके पब्लिकेशन में उसको क्या करवाऊंगा, पब्लिश कराऊंगा, पर डेथ हो गई दोनों में से एक पार्टी की, तो अब क्या है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप कहीं और जाके कराओ, तो आप कोर्ट में जाके नहीं करा सकते कंप्लीट। तो ये हो गया वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर। एक फैक्ट्री के ऑनर से उसने क्या बोला कि 10 टन शुगर मुझे क्या करना, आप ट्रांसफर करना, ठीक है, बट बिफोर द सप्लाईज अफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में आग लग गई, तब वो क्या दे पाएगा, 10 टन शुगर नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका, वॉइड। ठीक है, अब हम, ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे तीसरा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी हमने नहीं देखी थी, जो 2I में देके रखी है। ठीक है, अब हमने देखा था सेक्शन 2E तक एग्रीमेंट था। I में क्या है, वॉइडेबल, J में क्या है, वॉइड। अब पहले हम ये डेफिनेशन से समझ लेते हैं होता क्या है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल, ठीक है, बाय लॉ, सॉरी, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ठीक है, अब ये क्लियरली याद रखना कि वो एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकता है, पर कब हो सकता है, जब एक पार्टी के ऑप्शन पे हो कि वो क्या कर सकती है, उसको वैलिड या फिर वॉइड। हमने समझा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था मैंने, तो क्या है, बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, और अदरवाइज इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तभी होगा जब एक पर्सन के ऑप्शन में ये क्या हो, वॉइड और वैलिड करना हो, पर अदर के पे नहीं हो, क्योंकि जिसने फ्रॉड किया है वो जाके कैंसिल करा सकता है क्या, नहीं। कैंसिल करा सकता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो जाके बोल सकता है कि मुझे नहीं चाहिए ये घोड़ा, या फिर ठीक है ये बीमार भी है तो मैं ठीक करा के चला लूंगा, उसको वॉइड या वैलिड। तो ये होती है आपकी वॉइडेबल की डेफिनेशन। कोई कंफ्यूजन आया आपको समझ में, ठीक है। अब वर्डेबल बन जाता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स प्रॉमिस टू सेल ही स्कूटर टू वाई फॉर 1 लाख, however the consent of x has been produced by y at the gun point। x ने क्या किया है, y को, वो क्या कर रहा है, स्कूटर बेच रहा है, वो भी 1 लाख में, ठीक है, और ये गन पॉइंट पे बोला था कि आपको खरीदनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वॉइडेबल है। अब वो बाद में खरीद ली, उसने 1 लाख दे दिए हैं और खरीद लिए, अब बाद में क्या हो सकता है, क्या कर सकता है वो, तो वो चाहे तो 1 लाख वापस लेके स्कूटर वापस दे के आ सकता है, उसे लगता है कि वर्थ है, स्कूटर 1 लाख रुपए में मिल गई है, सस्ती है, तो रख भी सकता है। हाँ, मतलब बाद में उसकी इच्छा वो वॉइड कर ले या वैलिड कर ले। ठीक है, पढ़ लेते हैं। एक्स इज एन एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है। एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है, पीड़ित वाली, जिसके साथ गलत हुआ है।
है ना। तो अग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे कौन है, एक्स। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्स बट नॉट वाई। वाई वापस नहीं बोल सकता है कि मेरी दो, एक तो गन पॉइंट पे आपने बेची है, ऊपर से वापस लेने जाओगे स्कूटर तो देगा क्या सामने वाला। ये इट मीन्स इफ एक्स एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सेप्ट कर लेता है द कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो वो कैंसिल करा सकता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देन वाई हैज नो ऑप्शन टू रिसाइड इन कॉन्ट्रैक्ट, वाई कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके बीच हम डिफरेंस देखेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में। मीनिंग देखेंगे सबसे पहले। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जैसे ही वो सीजर्स टू बी एनफोर्सेबल होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वॉइड। सीजर्स मतलब खत्म हो जाना। अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जिसको एनफोर्स करा सकते थे आप, पर अब वो खत्म हो गया है कि वो एनफोर्स हो ही नहीं सकता। उसका जो ऑब्जेक्ट था मेन जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जैसे मैरिज हॉल हो गया, है ना, वो ही खत्म हो गया, सीज हो गया है, खत्म हो गया है, एग्जिस्ट नहीं करता। सीज मतलब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप ये कंप्लीट नहीं करा सकते। तो ये, तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, अदर पार्टी के ऑप्शन में नहीं रहेगा, उसको क्या बना सकता है वो, वॉइड या वॉइडेबल। दूसरा एनफोर्सिबिलिटी। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या एनफोर्स हो सकते हैं, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल एट ऑल। पर वॉइडेबल जो है उसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ऑप्शन में उस पार्टी के, अग्रीव्ड पार्टी के, जिसके साथ गलत हुआ है उसके। तो एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी ये वैलिड भी बना सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं, अदर पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब कॉज किस वजह से होते हैं ये, तो अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ। वॉइड तब होंगे जब लॉ में चेंज हो गया है या सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो गया है, और ऐसा जो पार्टीज के हाथ में नहीं है। मतलब ये समझो पहले कोई चीज थी जिसपे लॉ परमिट करता था कि आप कर सकते हो, अब बाद में क्या हुआ, लॉ ने मना कर दिया, अब आप परमिट नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो लॉ बदल गया, तो क्या हो गया है, वो वॉइड हो गया है। पहले कोई चीज करना परमिसेबल थी, अब क्या हो गई है, वो लॉ चेंज होने के कारण लॉ ने मना कर दिया, नहीं कर सकते, पहली चीज ये। दूसरी क्या है, सरकमस्टेंसेस में, स्थिति में चेंजेस, मतलब वही आपका हॉल वाला एग्जाम्पल कि पहले वो एग्जिस्ट करता था अब वो नहीं करता है, और वो सरकमस्टेंसेस कैसे बदले, चेंजेस कैसे, वो बियॉन्ड द पार्टीज है, उनके हैंड के बाहर निकल गए हैं, ठीक है। अब मतलब ये कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्या उनके कंट्रोल में था, मैरिज हॉल जल रहा था तब, अब क्या वो वापस ला सकते, नहीं। जब कंट्रोल में होता है तब नहीं होता है वाइट, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, मतलब एक्ट ऑफ गॉड हो गया कुछ ऐसा, डेथ हो गई, जल गया, खराब हो गया, डूब गया, माल बाहर से आ रहा था शिप में, तो ये क्या हो गया है, सीजेस। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं करा सकते। और वजह क्या है, यहाँ पे दो होती है, चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे वजह क्या होगी कि फ्री कंसेंट के द्वारा नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ था, या तो गन पॉइंट पे हुआ था, या डोमिनेटिंग पोजीशन वाले ने यूज कर ली, ठीक है, या मिस्टेक से हुआ है, मिस रिप्रेजेंट करके हुआ है, तब आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या होगा, वॉइडेबल होगा ना। अभी समझाया मैंने, गन पॉइंट पे तो आप बाद में जाके वापस करा सकते हैं, फ्रॉड है, झूठ बोल दिया, खराब चीज दे दी तब, ठीक है, तो आप तब क्या करा सकते हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से उसको चेंज करके वैलिड कर सकते हो। तो ये एनफोर्सेबल भी हो सकते हैं, और इनके सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, ये फ्री कंसेंट में नहीं हुआ है, नॉट फ्री कंसेंट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत है और कहाँ पर नहीं है, तो आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो परफॉर्म करने की जरूरत है ही नहीं, अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही चीज, तो आप क्या करोगे परफॉर्म करके, कोर्ट नहीं बोलता परफॉर्म करने को आपको। पर यहाँ पे अगर अग्रीव्ड पार्टी जो है रीजनेबल टाइम में नहीं करती है अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट को, तो बाद में उसको मानना पड़ेगा। मीन्स अग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसके नुकसान हुआ है, पीड़िता बोल सकते हैं हम, जिसका भी नुकसान हुआ है, जैसे फ्रॉड किया है मैंने, आपको मोबाइल सेल किया है खराब, तो यहाँ पे आप अग्रीव्ड पार्टी हो, ठीक है, जो केस करेगी, जिसका नुकसान हुआ है वही करेगी। तो अग्रीव पार्टी से समझ लो प्लेंटिफ जो केस ला रहा है,
ठीक है। इफ द अग्री पार्टी डजंट विद इन रीजनेबल टाइम, अगर वो बिल्कुल आपको मैंने झूठ बोल के मोबाइल सेल किया, आप उसको 3 साल तक तो चला रहे हो बढ़िया, चौथे साल आके क्या बोल रहे हो कि इनने मुझे झूठ बोल के कैमरा खराब दे दिया तो मेरे को वापस देना है, कोर्ट मानेगा नहीं। एक रीजनेबल टाइम होता है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, चलो 1 महीने में टाइम नहीं मिला तो कोर्ट जाकर केस करो कि उन्होंने हमें झूठ बोल के फ्रॉड करके मोबाइल बेचा, अब हमको समझ आ गया। आप रीजनेबल टाइम में गए तब तो ठीक है, वरना आप भला ही अग्रीव्ड पार्टी हो, बाद में जाके कैंसिल नहीं करा सकते। तो यही बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस करना पड़ेगी, फिर परफॉर्मेंस यहाँ पे होती है अगर आपकी अग्रीव्ड पार्टी मान जाती है तो, वरना रिटर्न भी हो जाएगा। और रीजनेबल टाइम मतलब जितना टाइम एक बुद्धि के हिसाब से हम सोचते हैं कि सही है, 1 महीना तक सफिशिएंट है मोबाइल रिटर्न करने के लिए, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सू कर सकते हैं, यहाँ पे सू करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, ये कंप्लीट लिखा हुआ नहीं अभी। ठीक है, सू करना मतलब केस लगाना, तो आप ये समझो कैन नॉट सू। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब है यहाँ पे सू करके परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकते, आप केस लगाओगे भी तो वो ये बोलेगा मेरा मैरिज हॉल जल चुका है, मैंने खुद से तो जलाया नहीं है, तो यहाँ वो कंपनसेशन भी नहीं देगा, नहीं देगा ना, उसके हाथ में था क्या, नहीं, तो नहीं देगा, तो यहाँ आप सू नहीं कर सकते, केस नहीं लगा सकते। पर यहाँ पे आप केस लगा सकते हो, ठीक है, कैन सू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप लगा के क्या बोल सकते हो वर्डेबल में कि आप परफॉर्म करके दो। अब राइट्स पे आएंगे हम, किसके पास राइट, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और कोई लीगल रेमेडी भी नहीं मिल रही। रेमेडी शब्द क्या होता है, रेमेडी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई समझ लो, तो वो रेमेडी आपको दी जा रही है, आपका नुकसान हुआ है तो क्या दे रहे हैं, आप कोर्ट में केस लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो मांगोगे कोर्ट से कि मुझे पैसे वापस दे दो, घोड़ा वापस ले लो, कंपनसेशन दे दो, जो भी है, तो ये आपकी रेमेडी होती है कोर्ट से जो आप मांग रहे हो। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, जो आपने एडवांस अगर दिया होगा मैरिज हॉल में तो रिटर्न आ जाएगा, पर अलग से कोई रेमेडी नहीं दे रहे कि कंपनसेशन दिलाएंगे। पर यहाँ पे रेमेडी अगर आपकी फ्री कंसेंट से नहीं हुआ है और आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराते हो रीजनेबल टाइम में, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, ठीक है। तो पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री, मतलब कैसे वो इन्फ्लुएंस बाय अनडू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से है, फ्री कंसेंट से नहीं ली है, उसके पास हैज द राइट टू रिसाइन, रिजाइन मतलब कैंसिल करना, तो कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम, एक समय सीमित जितना होता है उसमें आप जाके कैंसिल करा लो। इफ सो रिजाइडेंट इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कैंसिल करा दिया है तो वो क्या हो गया है, वॉइड हो गया है। और इफ इट इज नॉट रिसाइडेंट इट बिकम्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इधर आप उसे बनाओगे वैलिड, मान जाओ वही रख लो, और अदरवाइज आप जाके कैंसिल करा दो और पैसे वापस लेन देन कर लो, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। तो मतलब इधर ये वैलिड और वॉइड दोनों बन सकता है, और यहाँ वॉइड ही है और कोई रेमेडी नहीं दी जा रही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। हम वैलिडिटी में पढ़ रहे हैं अभी, ये वैलिडिटी का फोर्थ है ना, याद रखो, वैलिडिटी मतलब कौन से वैलिड होंगे, लागू होंगे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं, मतलब लॉ ही उनको क्या बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि आप ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेगा, नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद है ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइन, इसको समझ लेना ध्यान से, ठीक है। मतलब ये ऑल इलीगल, जो भी चीजें इलीगल है करना, जैसे किसी गन लेके घूमना, किसी के ऊपर बंदूक चला देना, ये इलीगल है ना। तो ये जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट तो बोलेंगे ही नहीं, एग्रीमेंट बोल रहे, क्यों, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बोला कि जाके आप बी को शूट कर दो,
अभी को शूट करने का जो मैं बोल रही हूँ ये एग्रीमेंट तक ही पहुंचा है, ये लीगली एनफोर्स नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको इलीगल एग्रीमेंट बोल रहे हैं। अब ये जो इलीगल एग्रीमेंट है ये सीधा सा वॉइड है। पर सभी जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, जो एग्रीमेंट वॉइड है वो इलीगल नहीं होते हैं, है ना। जैसे अभी हमने देखा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ये समझ लो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या अंतर है, आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वॉइड हुआ है, सब्सिक्वेंट स्टेज पे। मतलब क्या, वो मैरिज हॉल वाला। और वॉइड एग्रीमेंट कौन से होंगे बताओ। जिसमें लॉ नहीं होगा और मतलब वो पहले ही कर ही नहीं सकते थे और आपने उन पे कर लिया तो वो लॉ तो बने ही नहीं, हाँ एग्रीमेंट ही थे। जैसे कि रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, रेस्टोरेंट ऑफ और ये वाला लीगल प्रोसीडिंग्स, और ये वो गन पॉइंट वाला मतलब हाँ कह सकते हैं, तो वो एग्रीमेंट है, हाँ वॉइड एग्रीमेंट है। और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो सब्सिक्वेंट स्टेज पे इम्पॉसिबल हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गए, ये वॉइड हो गए। तो अब ये बोल रहे सारे इलीगल एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होते हैं, पर सारे वॉइड एग्रीमेंट्स मतलब वॉइड एग्रीमेंट्स लिख रहे हैं, ध्यान रखना। मतलब मैं आपसे शादी वाला जो दे रही हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट करो कि आप जीवन भर शादी नहीं करोगे, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट जो है वो इलीगल नहीं है, वो सिर्फ वर्ड है, उसको आप जाके कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। पर इलीगल नहीं, करने को कुछ भी बोल सकती हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ आपके साथ लिख के, है ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। लिख के करने में हर किसी को सजा थोड़ी मिल रही है, डिस्कस ही कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ शादी मत करो, मैं पैसे दूंगी, इसके लिए जेल थोड़ी हो जाएगी, कंपनसेशन थोड़ी मिलेगा। पर किसके लिए मिलता है कंपनसेशन, इलीगल एक्ट्स के लिए। ड्रग्स बेचने की बात कर रही हूँ, बेच दी, दोनों एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इलीगल हो चाहे वॉइड हो, दोनों में आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये इसीलिए समझा रहे देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन देम इज दैट बोथ द केसेस दे आर वॉइड एब इनिशियो एंड कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये जो वॉइड एब इनिशियो है ये होता है एट द स्टार्टिंग, एट द स्टार्टिंग मीन्स व्हाट, कि शुरुआत से ही। तो दोनों केसेस में ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स जो होते हैं स्टार्टिंग में ही वो इलीगल है। इलीगल जो है ड्रग्स बेचना है तो बाद में नहीं हुआ वो भी। और वॉइड एग्रीमेंट्स भी मैंने बताया कि आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करो कि शादी नहीं करोगे, वो भी स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है। तो ये दोनों ही बोल रहे हैं स्टार्टिंग से ही वॉइड है, बाद में नहीं हुआ है। बाद में जो होते हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्लियर रखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कैसे इमोरल है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मीन्स दंगे भड़काने वाले हैं, सरकार के खिलाफ वाले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, है ना, सरकार के खिलाफ आंदोलन करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे वो, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करोगे, आग लगा दोगे जाके गार्डन में, ये तो इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी और इलीगल नेचर के। सिमिलरली इफ आर एग्रीज विथ एस टू परचेस ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर जो है ड्रग्स है, ठीक है। तो अगर आर एग्री करता है इसके साथ वो खरीदेगा तो इलीगल एग्रीमेंट है, मतलब ये शुरुआत से ही क्या है, वॉइड है, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G, ठीक है। अब ये जो है आ रहा है आपका, हमने देख लिया था ई के बाद आई और जे, अब हम जी पे आ रहे हैं। तो ये जी समझा रहा है ना, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। तो ये ध्यान रखना कि वॉइड की डेफिनेशन हमने वहां भी समझी थी और यहाँ भी समझी थी। वहां क्या समझी थी, जब वो सीजेस टू भी क्या हो जाता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। मीन्स व्हाट, कि वो चीज ही एग्जिस्ट करना खत्म हो गई है, जो एग्जिस्ट करती थी जिसके कारण क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वो खत्म हो चुकी क्योंकि, तो अब क्या हो रहा है, ये एनफोर्स नहीं हो सकता, वो वॉइड था। और यहाँ पे ये वॉइड फिर से बोल रहे हैं कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड।
तो ये दोनों मिलती जुलती सी डेफिनेशन दे के रखी है. द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू एग्रीमेंट में बी कंसिडर्ड वॉइड एग्रीमेंट. एक्ट ये बताता है बहुत सारी चीजें जिससे क्या होगा, आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बनेगा. ठीक है, जहाँ पे आपका कहाँ पे होगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा अगर, तो आपका वॉइड शुरुआत से ही आपका जो है एग्रीमेंट वॉइड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, शुरुआत से ही क्या है वो वॉइड है. तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा तब होगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब होगा. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. सो ऑन. अब ये एग्रीमेंट्स और इलीगल एग्रीमेंट में भी अंतर बता रहे हैं, तो वो मैं आपको जनरली समझा चुकी हूँ. उस एग्जांपल से ध्यान रखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में समझा चुकी हूँ. अब वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स जो आप करोगे बाद में कोर्ट नहीं जा सकते, पर वो इलीगल नहीं है. इलीगल नहीं है मतलब उनके लिए अलग से कोई सजा नहीं है, कहीं लिखा नहीं कि आप ये नहीं करोगे, अलग से कुछ. वॉइड एग्रीमेंट्स इज नॉट नेसेसरीली इलीगल. अभी बताया था, जरूरी नहीं कि वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो, पर इलीगल एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होंगे. ये लाइन हमने पीछे समझी थी. इनका नेचर क्या होता है, नॉट फोरबिडन अंडर लॉ. कहीं लिखा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते. ठीक है, ऐसी चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट, पर यहाँ पे क्या है, फॉरबिडन अंडर लॉ. इसको ऐसे और समझ लो कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप और मैं, कि आपका किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे घर है, वो मैं खरीद रही हूँ. अब जब आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है कि उस घर में आग लग गई है अभी इसी समय 5-1 मिनट पहले. हम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तक वो जल चुका है, जल रहा है और जलते जलते खत्म. अब मैंने आपको दे दिए 5 लाख एडवांस, आपने साइन कर दिया. अब ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट था स्टार्टिंग से, ये बाद में नहीं हुआ है, क्योंकि उसी टाइम पे ये क्या हो चुका था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो स्टार्टिंग से ही जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते क्या, नहीं. तो ये, तो यहाँ पे जो है सीधा सा है कि यहाँ पे आपका फॉरबिडन नहीं है, कहीं लिखा नहीं है घर बेचना मना है क्या, पर फिर भी ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया है क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. सब्सिक्वेंटली होती है तो बात अलग है, या फिर रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज और वो सब है ट्रेड. ठीक है, पनिशमेंट यहाँ पे नहीं होती है. पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट. आप कर लेते हैं, बस इसमें नुकसान क्या रहता है वॉइड एग्रीमेंट में, कि आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा. पर यहाँ पे क्या होता है, इलीगल में पनिशमेंट भी मिलती है. इलीगल अगर पता चलता है कि आप कोकेन बेच रहे थे, तो यहाँ ठीक है कंपनसेशन, वहाँ जो है ना अदर से आपको आईपीसी और उधर इधर उधर घसीट के पूरा जो है जेल हो जाएगी. ड्रग्स बेचना मना है. तो यहाँ इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या होता है, पनिशमेंट भी होती है और यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होती है. ठीक है, कोलैटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड. एग्रीमेंट्स में ऑल्सो भी वॉइड और वैलिड. यहाँ पे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो वॉइड भी हो सकते हैं, वैलिड भी हो सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि वॉइड ही होंगे, वहाँ हमेशा वॉइड होंगे. यहाँ वैलिड कैसे होंगे, आपने कोई वॉइड एग्रीमेंट किया जो अवॉइड मतलब है ही क्या, कि कोई चीज आपने जब की है एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाद में आ गई तो किसी चीज से, तो आप कर सकते हैं वापस से, तो वैलिड बना सकते हैं ना उसको. पॉसिबिलिटी है, कोई शिप आ रही थी और वो घूम गई रास्ते में जिसमें बहुत सारे मोबाइल आ रहे थे, और आप मोबाइल सेलर हो, तो आपने बोल दिया कि मोबाइल आ रहा है 25 तक आएगा, आप ले जाना, एडवांस दे दिए मैंने. अब वो घूम गई तो क्या हो गया, ये वॉइड हो गया. अब वो घूमी, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो पता चला आपको कि वो कहीं दिक्कत आ गई थी तो रुक गई थी, आ गई, फिर वो वैलिड हो गया. पर ये हमेशा वॉइड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आएंगे, इलीगल है ना. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, एब्सेंस ऑफ राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन. ये एक एक चीजें समझ लो कि कुछ बोल रहे हैं कि कुछ चीजें ये एनफोर्स हो जाता, पर सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे एनफोर्स, ये लीगल भी है. ठीक है, इसके अंदर सारा एसेंशियल एलिमेंट्स भी सब कुछ है, पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये एनफोर्स नहीं हो पा रहा. क्या क्या है, कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एब्सेंस है, मतलब राइटिंग में होना जरूरी थे और यहाँ पे राइटिंग में नहीं है. मीन्स व्हाट, जैसे अभी इंश्योरेंस का देखा, रिटर्न में होना जरूरी है ना.
ओरली नहीं चलता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में राइटिंग ज़रूरी थी आपने राइटिंग नहीं की तो वो एनफोर्सेबल नहीं। आप जाके बोलोगे मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था स्टार से, अब मेरे को पैसे दो। सबसे पहले कोर्ट क्या बोलेगा? डॉक्यूमेंट्स। बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। अब ये लिमिटेशन समझ लो, बाद में दिक्कत आएगी, वरना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन जो होती है हर एक चीज़ में, आप कोई भी एक्ट पढ़े, लॉ पढ़े, उसकी एक लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं कि मैंने आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और जीवन में कभी भी मुझे लास्ट एज में कुछ काम नहीं है, रिटायर्ड हो गई, उसके बाद याद आया कि मैं जाके मैंने वो जो उधार दे रखे थे वो वापस मांग लूँ। ऐसा हो सकता है कि अभी मैंने आपको दिए 5 लाख उधार, वो बिल्कुल मैं भूल गई, आपसे बोला भी नहीं, आपने दिए नहीं, चलता रहा। फिर मेरे को याद आया जब रिटायर्ड हो गई कि अब क्या ही करना है, यही कर लें, जाके कोर्ट में केस लगा दिया। क्यों नहीं हो सकता? तो अब इसके लिए कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है हर चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स में आप जो है 3 साल तक जा सकते हैं, ठीक है? तो 3 साल तक जा सकते हैं, 3 साल के अंदर आप लगा लो, कर लो, नहीं किया तो 3 साल बाद कोर्ट भूल जाएगा कि आप कौन, ठीक है? ऐसे अपील जब होती है उसका भी टाइम लिमिट होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आया समझ? तो बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ मतलब ये बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू एनफोर्स इसलिए नहीं करा सकते अब आप, आपने भले एक कॉन्ट्रैक्ट लिखित में करा लिया था कि बेच रहे हैं, पर आप 3 साल तक तो सो रहे थे, 3 साल बाद गए और अब बोल रहे हो कि वो जो ये कागज है ये मुझे घर बेच रहे थे, दिला दो, गाड़ी बेच रहे थे, दिला दो, है ना? तो अब क्या दिला पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, इसका लिमिट जो था टाइम का वो निकल चुका है, क्रॉस हो गया। वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट। अब ये जब डिफेक्ट आ रहे हैं टेक्निकल इश्यूज, तब कोई भी पार्टी क्या नहीं कर सकती है? केस नहीं लगा सकती है, ठीक है? क्योंकि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ए बॉक द गुड्स फॉर बी इन 2015। ए ने क्या किया है? सामान खरीदा है बी से 2015 में, बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल 2019। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो 4 साल बाद वो केस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन बार्ड हो गई है। लिमिटेशन कितनी है? 3 साल की है, ठीक है? ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने अभी बताया कितने होती है? 3 साल। 3 साल के अंदर आप जाओ, सामान खरीदो, चीज़ें लो, सब करो, 3 साल बाद कोर्ट भी ध्यान नहीं देगा। ये हो गया। अब हमने वैलिडिटी के जो है वो पूरे